अस्सलाम वालेकुम। अगर बच्चों आवाज आ रही है तो फिर मुझे बता दे ग्रुप में कि आ रही है या नहीं आप लोगों को। आप लोगों को आवाज आ रही है? प्लीज काइंडली मुझे एक बच्चा जो है वो ग्रुप में बता दे अगर आवाज आ रही है आप लोगों को तो। सर्वकाश काइंडली मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है बच्चों को। सर अभी आपको आवाज आ रही है? आ रही है आवाज बच्चों? सर ये आज क्या नेट का इशू आ रहा है क्या? जो काइंडली प्लीज बच्चों मुझे बता दे अगर आवाज आ रही है तो।
काइंडली अगर आवाज आ रही है तो फिर मुझे बता दें आप लोग ग्रुप में कि अगर इशू नहीं है तो। सर पता नहीं, मैं तो बोल रही हूँ यहाँ पे आवाज का कोई मसला आ रहा है आप लोग की तरफ से कोई। सर आप आ रही है या नहीं? ठीक है। अच्छा आए। बीआरएस स्टार्ट किया था हमने फ्राइडे को, पहला लेक्चर था हमारा बीआरएस का। मैंने आपको एक तरफ करवाई थी कि एक तरफ मिजान बैंक का अकाउंटेंट होता है ये ऊपर वाले लेक्चर्स में, और एक तरफ आपके पास होता है कंपनी का अकाउंटेंट। ये जो मैंने आपको डिफरेंशिएट बीच में कॉलम्स बनाए थे, ये डबल एंट्रीज आसान थी, उम्मीद है कि आप को समझ आ गई होगी। अच्छा एक सवाल करते हैं, आप आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे वो आपसे कहता है कि ये लेक्चर 2 है, हमने फ्राइडे को ये चैप्टर स्टार्ट किया था बीआरएस का। मैं आपको कुछ डबल एंट्रीज लिखवाती हूँ और कुछ स्टेप्स में मैं आपको उसमें डिवाइड करवाऊंगी। जैसे मैंने आपको बैड एंड डाउटफुल डेट जो है वो 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स में करवाया था, तो ये 2 स्टेप्स में कवर हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपके पास होगा, मैं कुछ डबल एंट्रीज लिखवाती हूँ कि ब्रॉड डाउन कैश बुक बैलेंस इज इक्वल्स टू 10,000। अच्छा जो मैंने यहाँ पर कैश बुक लिखवाया है, इस कैश बुक का मतलब है बैंक बुक। हम इस कैश बुक को बैंक भी बुक भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं बैंक का लेजर या बैंक लेजर। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपके पास जस्ट बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पर कैश कोई भी अमल दखल नहीं है। जैसे बैड एंड डाउटफुल डेट में जस्ट डेटर्स की बात हो रही थी, उसके अलावा किसी और चीज की बात नहीं हो रही थी, उसी तरह इस चैप्टर में आपके पास जस्ट बैंक की बात होगी। बैंक में पैसे आए, बैंक में पैसे गए, बैंक की ट्रांजैक्शंस की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि जब भी एग्जामिनर कहेगा कैश बुक या बैंक लेजर, तो इसका एक ही मतलब हुआ। यानी कैश बुक बैंक बुक का मतलब है कि आपने बैंक लेजर बनाना है, और जो आपको आता है, जो आप शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बैंक का लेजर कैसे बनाते हैं। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस का मतलब होता है जब आप साल के पहले दिन अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें 10,000 रुपए पड़े हुए थे। आगे वो आपसे कहता है कि सेल्स ऑफ रुपीज 20,000 रिसीव्ड इन चेक। आपने सेल्स की और सेल्स करते हुए आपको 20,000 रुपए मिले और कस्टमर ने आपको चेक दिया, अगेन बैंक की बात हो रही है। उसके बाद तीसरी चीज आएगी, रिसीव्ड रुपीज 5,000 फ्रॉम डेटर एक्स। ये मैं खुद से एग्जांपल करवा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पास्ट पेपर्स पे लेकर आऊंगी। आपको 5,000 रुपए मिले डेटर एक्स से। फोर्थ, पेड रेंट एक्सपेंस ऑफ 2,000 थ्रू चेक। आपने रेंट पे किया चेक के थ्रू 2,000 रुपए का। चौथी चीज ये आ गई है। उसके बाद और क्या ट्रांजैक्शन हुई हैं? पांचवी ट्रांजैक्शन हुई है, परचेस्ड नॉन करंट एसेट ऑफ रुपीज 6,000 थ्रू चेक। आपने 6,000 रुपए का नॉन करंट एसेट खरीदा चेक देकर, यानी बैंक से ट्रांजैक्शन की। सिक्स्थ, पेड रुपीज 1,000 टू क्रेडिटर जी। आपने क्रेडिटर जी को चेक के थ्रू पेमेंट की है 1,000 की। सेवेंथ आएगा, रिसीव्ड रुपीज 8,000 इंटरेस्ट।
आपने बैंक से 8,000 रुपए का इंटरेस्ट लिया और मैंने आपको कहा था कि बैंक जब भी आपसे इंटरेस्ट लेता है या जब भी आपको इंटरेस्ट देता है, वो हमेशा बैंक के थ्रू ट्रांज़ैक्शंस करता है। तो अगर एग्ज़ामिनर ना भी लिखे इंटरेस्ट के बारे में कि आपको कैश मिला या चेक मिला, तो आपने ऑटोमैटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अज़्यूम करना है कि आपको चेक के थ्रू ही पेमेंट हुई है या बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है या आपने की है। तो आपको 8,000 रुपए बैंक ने दिए इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। 8th आप लिखेंगे 8th ट्रांज़ैक्शन, पेड rupees 4,000 to बैंक और ब्रैकेट में लिख रही हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपने शायद बैंक से कोई कर्जा शर्जा लिया होगा जिसकी वजह से आपको बैंक को 4,000 रुपए देने पड़े इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए। तो ये मैंने कुछ तकरीबन करवा ली हैं आपको 8 ट्रांजैक्शंस। उसके बाद 9वीं हम करते हैं 9th ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 20,000 और ये भी हमें चेक के थ्रू मिला। हमने किसी कंपनी में अपना पैसा इंजेक्ट किया था, इन्वेस्ट किया था और जब भी आप किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, इंजेक्ट करते हो, तो वहाँ से जो आपको पैसा मिलता है, वो आपके पास डिविडेंड कहलाता है। तो आपको 20,000 रुपए चेक मिला। अब आपने ये ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। मुझे बता दें काइंडली अगर अगर आप रिकॉर्ड कर चुके हैं या इसकी पिक्चर ले लें, घर में कर लें, जो भी। तो फिर आगे मुझे बताएँ ताकि फिर मैं आगे आपको ये इसका आंसर करवाऊँ। ये क्वेश्चन है पूरा, ये मैंने खुद से करवाया हुआ है। पहले मैं आज आपको खुद से क्वेश्चन करवाऊँगी ताकि आपको मैं तरीका बताऊँ कि आपने इस तरह बीआरएस के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज़ और फिर पास्ट पेपर्स पे लेकर आऊँगी। मुझे बता दें ग्रुप में कि अगर आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो। मैं तो कहती हूँ इसकी पिक्चर ले लें और फिर इसे घर में कर लें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये बैच 16, 17, 18 में आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आप लोग कर चुके हैं तो मुझे बता दें ताकि फिर मैं आगे जाऊँ। अगर देखिए प्लीज़ अगर मैं आपसे कह रही होती हूँ ना कि मुझे फिर रिस्पॉन्ड किया करें तो मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया करें ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। अच्छा, अब आपने सबसे पहले अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? मैंने जैसे आपको फ्राइडे वाले दिन बताया था कि 2 अकाउंटेंट्स होते हैं। एक होता है मीज़ान बैंक का, एक होता है आपकी कंपनी का अकाउंटेंट। अब आपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करना है। मैं आज आपको स्टेप नंबर 1 सिखाऊँगी। स्टेप नंबर 1 में आप करते क्या हैं? स्टेप नंबर 1 को हम कहते हैं कैश बुक और मैंने आपको अभी बताया तो कैश बुक का मतलब होता है बैंक बुक और बैंक बुक का मतलब होता है आपने बैंक का लेजर बनाना है। तो आपने सिंपल यहाँ पर बैंक का लेजर बनाना है। बैंक या इसको हम कैश बुक कहते हैं। अब मुझे ये बताएँ पहली ट्रांज़ैक्शन कि पहली ट्रांज़ैक्शन में वो आपसे क्या कह रहा है कि ब्रॉट डाउन बैलेंस बैंक बाय नेचर एक एसेट है, करंट एसेट तो ब्रॉट डाउन इस साइड पर आएगा 10,000 डेबिट साइड पर। आपके बैंक में 10,000 पड़े हुए हैं, तो बैंक के आप कहेंगे डेबिट साइड पर आएगा। अब मुझे ये बताते जाएँ कि सबसे पहले ये डबल एंट्रीज़ आपको आती हैं। मुझे दोबारा से आपसे ये कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डबल एंट्री या लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। ये डबल एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई हुई है। तो मुझे ये बताएँ सबसे पहले सेकंड ट्रांज़ैक्शन किस साइड पर आएगी कैश बुक के? सेल्स ऑफ रुपीज़ 20,000 रिसीव इन चेक। मैं आपको डबल एंट्री बोल रही हूँ, ज़रा इसको डबल एंट्री को लिख लें। डबल एंट्री लिखें जी पहले वाले की, पहले की। आपने सेल्स की, तो बैंक में पैसे मिले, तो बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट। मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रही, आप अपने पास नोट करें। नंबर सेकंड वाले की ट्रांज़ैक्शंस की डबल एंट्री होगी, आपने सेल्स की, आपको चेक के थ्रू पैसे मिले, तो आप लिखेंगे कि बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट सेकंड ट्रांजैक्शंस की 20,000 तो बैंक डेबिट हो रहा है आपको पैसे मिले लेकिन रेफरेंस आप सेल्स का देंगे 20,000 ऐसा ही है
उसके बाद थर्ड देखें, रिसीव ₹5,000 फ्रॉम डेटर एक्स। आपको डेटर एक्स ने पैसे दिए। जब भी आपको डेटर चेक के थ्रू पेमेंट करेगा तो आप डबल एंट्री करेंगे थर्ड की, बैंक डेबिट डेटर एक्स क्रेडिट 5,000, बैंक डेबिट और डेटर एक्स क्रेडिट 5,000। तो बैंक की डेबिट साइड पे लिखेंगे, रेफरेंस देंगे डेटर एक्स 5,000। इसके बाद वो आपसे कहता है कि फोर्थ में पेड रेंट एक्सपेंस ऑफ 2,000 थ्रू चेक। आपने रेंट दिया, आपने रेंट पे किया चेक के थ्रू, तो ये डबल एंट्री भी आपको आती है, आप शुरू से करते आ रहे हैं। इस फोर्थ वाले की डबल एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। आपकी जेब से पैसा चला गया, आपके बैंक से पैसा चला गया, तो बैंक के कैश बुक के मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगी, रेफरेंस में दूंगी रेंट एक्सपेंस 5,000। उसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन पर आए, परचेज नॉन करंट एसेट ऑफ ₹6,000 थ्रू चेक। आपने नॉन करंट एसेट खरीदा चेक यानी बैंक के थ्रू, तो डबल एंट्री होगी नॉन करंट एसेट खरीदा, बढ़ गया, एसेट का बढ़ना डेबिट, तो नॉन करंट एसेट डेबिट और बैंक से पेमेंट की तो बैंक क्रेडिट 6,000। ये रेंट एक्सपेंस सॉरी 2,000 है। नॉन करंट एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो बैंक की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, रेफरेंस देंगे नॉन करंट एसेट का 6,000। उसके बाद आपने करना है सिक्स वाले की, पेड ₹1,000 टू क्रेडिटर जी। आपने क्रेडिटर जी को चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो जब भी आप क्रेडिटर जी को पेमेंट करते हो, क्रेडिटर बाय नेचर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो गई तो क्रेडिटर जी डेबिट और बैंक से पैसे चले गए तो बैंक क्रेडिट। क्रेडिटर जी डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो बैंक की क्रेडिट साइड पर आएगा, रेफरेंस आप देंगे क्रेडिटर जी, अमाउंट है 1,000। ये आ गया। उसके बाद आपके पास सेवेंथ ट्रांजैक्शन है, रिसीव 8,000 इंटरेस्ट। आपको बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट आपको मिला, इनकम हो गई है, तो आपको हमेशा बैंक ट्रांजैक्शन जो होती हैं, बैंक अगर इंटरेस्ट देता है या लेता है तो वो आपको बैंक के थ्रू देता है। अब ट्रांजैक्शन 7 में आपको इंटरेस्ट मिला तो बैंक में पैसे मिले, बैंक बढ़ गया, बैंक डेबिट 8,000 और इंटरेस्ट का मिलना, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 8,000, तो इसकी डबल एंट्री होगी बैंक डेबिट 8,000 और इंटरेस्ट क्रेडिट इनकम क्रेडिट 8,000। तो आप बैंक के डेबिट साइड पे लिखोगे और रेफरेंस दोगे इंटरेस्ट इनकम 8,000। इसके बाद आपने लिखना है एट ट्रांजेक्शन को, पेड ₹4,000 टू बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब आपने बैंक को इंटरेस्ट दिया, एक्सपेंस है, तो इस एट्थ वाले की ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक से पैसे चले गए तो बैंक क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 4,000, बैंक से पैसे चले गए तो बैंक के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और रेफरेंस देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस 4,000। और लास्ट ट्रांजैक्शन आपके पास आएगी, रिसीव डिविडेंड इनकम ऑफ 20,000 चेक। आपको किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया 20,000 का चेक में, तो यानी बैंक बढ़ गया, बैंक डेबिट हो जाएगा और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ये हमने फ्राइडे वाले दिन भी किया था, बैंक डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। इनफैक्ट इनमें से मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हमने फ्राइडे वाले दिन की थी, तो बैंक के डेबिट साइड पर आएगा और रेफरेंस देंगे आप डिविडेंड इनकम 20,000। अब निकालें कैरेट डाउन बैलेंस कितना आ गया। जब साल के आखिरी दिन आप कैलकुलेट करोगे कि आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो कितना बताओ कि आप बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं। उसको फिर करके मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि आपके बैंक में कैरेट डाउन बैलेंस कितना रह गया। 50,000, 50,000।
अच्छा, ज़रा ये सोचें एक बार, ये आप जब पढ़ते थे लेजर्स, डबल एंट्रीज़, ये सारी चीज़ें, तो डबल एंट्रीज़, लेजर्स ये कौन बनाता है? ये बैंक का लेजर, ये कैश बुक। अब मैं बैंक का लेजर नहीं बोलूँगी, मैं कैश बुक सिंपल बोलूँगी इस पूरे चैप्टर में। तो आप कैश बुक बोलने का मतलब यही है, बैंक का लेजर। ये कैश बुक बनाता कौन है? ये मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट बना रहा होगा या कंपनी का अकाउंटेंट ये लेजर बना रहा होगा? बैंक में पैसे, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे गए, ये सारी ट्रांज़ैक्शंस या लेजर्स कौन बना रहा होगा? बैंक का अकाउंटेंट या कंपनी का अकाउंटेंट? ये लेजर आप बनाते थे, तो आपका मतलब होता है कंपनी का अकाउंटेंट बना रहा है। स्टेप नंबर 1 हमेशा कंपनी का अकाउंटेंट बनाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, जो आप स्टेप नंबर 1 करेंगे, यानी जो बैंक लेजर या बैंक बुक या कैश बुक आप बनाएँगे, ये कंपनी का अकाउंटेंट बनाता है, क्योंकि ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं कि कंपनी में पैसे आए, कंपनी से पैसे गए। कंपनी के बैंक में पैसे आए, कंपनी के बैंक में पैसे गए। तो ये जो स्टेप नंबर 1 जो ये कैश बुक है, ये आपके पास कंपनी का अकाउंटेंट बनाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर ये लिख लिया तो फिर स्टेप नंबर 2 फिलहाल मैं नहीं करवा रही। स्टेप नंबर 2 बीआरएस आपने बनाना है। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, एक लाइन है, कुछ लाइन्स हैं, वो आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो प्लीज़ उसको ज़रा अपने पास नोट डाउन कर लें, उनको याद रखें। सबसे पहले आप कहेंगे, एक चीज़ याद रखें, कंपनी का अकाउंटेंट और बैंक का अकाउंटेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं। कंपनी और बैंक दोनों अपोज़िट साइड पर चलेंगे। प्लीज ये पॉइंट याद रखें कि कंपनी और बैंक दोनों अपोजिट चलेंगे, यानी कंपनी या हमारा, हम कंपनी है, हमारा डेबिट बैंक वालों का क्रेडिट। जो चीज हम डेबिट करेंगे, बैंक बिल्कुल उसके अपोजिट चलेगा, यानी बैंक डेबिट को क्रेडिट करेगा, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट। कंपनी या हमारा क्रेडिट बैंक वालों का डेबिट। ये याद रखिए अपने पास कि कंपनी और बैंक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। जब जब मैं हम यानी कंपनी खुद को डेबिट करेगी, तो दूसरी साइड पर बैंक वाला अकाउंटेंट खुद को क्रेडिट करेगा। हम यानी कंपनी अगर खुद को क्रेडिट करेगी, तो बैंक का अकाउंटेंट उसी तरफ खुद को डेबिट करेगा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ये चीज याद रखें। ये अपने पास लिख लें कि कंपनी और बैंक दोनों अपोजिट साइड पर या अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बता सकते हैं कैसे डेबिट और क्रेडिट, क्या मतलब हुआ? क्यों हम अपोजिट साइड पे जा रहे हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमारे बैंक में पैसे आए, हमने सेल्स की थी। सेल्स, अभी इस सवाल जो मैंने आपको सवाल करवाया है, उसमें मैंने सेल्स की हैं और मुझे पैसा मिला है 10,000 का, सॉरी 20,000 का। मैंने सेल्स की 20,000 की ट्रांजैक्शन नंबर 2 में। तो मैंने यानी कंपनी ने खुद को क्या किया, डेबिट साइड पे लिखा। मेरे बैंक में पैसे आए, मुझे कस्टमर ने पैसे दिए, मेरे बैंक में पैसे बढ़ गए, तो मैं तो डेबिट करूंगी। लेकिन ये सोचें कि बैंक का अकाउंटेंट कहेगा कि सर हमारे कस्टमर के अकाउंट में पैसे इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। और ये मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि जब भी किसी क्लाइंट, किसी कस्टमर के अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं, तो बैंक का अकाउंटेंट खुद को लायबल फील करता है कि अमानत बढ़ गई। तो इसीलिए हमारे तो बैंक में पैसे आ गए, हमारा एसेट बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ बैंक की लायबिलिटी, क्रेडिट बढ़ गई। इसीलिए जब जब हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, एसेट बढ़ेगा। तो हमारे बैंक में पैसे बढ़ गए, हम तो खुद को डेबिट करेंगे, एसेट का बढ़ना, डेबिट होना। लेकिन दूसरी तरफ बैंक कहेगा कि यार ये तो हम पर लाइबिलिटी है, हम पर कर्जा बढ़ गया, अमानत बढ़ गई, तो बैंक वाले खुद को क्रेडिट करेंगे। जरा ट्रांजैक्शन 3 में देखें। ट्रांजैक्शन 3 में भी सेम यही चीज हो रही है, हमें पैसे मिले, हमारा एसेट बैंक बढ़ गया, हमारा बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए, तो हम खुद को डेबिट करेंगे 5,000 से। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ बैंक कहेगा कि सर इसके अकाउंट में तो पैसे बढ़ गए, लेकिन हम पर तो लाइबिलिटी आ गई है ना, तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 5,000 से।
इसीलिए मैं कह रही थी जो ऊपर मैंने आपको लाइन लिखवाई है कि बैंक और हम कंपनी और बैंक दोनों अपोजिट साइड पे चल रहे हैं। देखिए अपोजिट कैसे चल रहे हैं कि हमने तो खुद को डेबिट कर दिया लेकिन बैंक दूसरा तरफ वो क्रेडिट कर रहा है। हम जब जब डेबिट करेंगे तो बैंक खुद को डेबिट करेगा। फोर्थ फोर्थ ट्रांजैक्शन में भी वो यही कह रहा है। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन में कह रहा है हमारे बैंक से पैसे कम हो गए, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कम होना यानी एसेट का कम होना, क्रेडिट। तो बैंक खुश हो जाएगा, शुक्र है पैसे कम हो गए, अमानत कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी का कम होना डेबिट। तो अब ये देखें अपोजिट साइड पे चल रहे हैं, हमने खुद को क्रेडिट किया, बैंक ने खुद को डेबिट किया। सेम फिफ्थ ट्रांजैक्शन में भी ऐसे हो रहा है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है हमने पैसे दिए नॉन करंट एसेट खरीदते हुए, तो बैंक अकाउंट हमारा कम हो जाएगा, एसेट का कम होना क्रेडिट। और दूसरी तरफ बैंक वाले कहेंगे शुक्र है पैसे कम हुए इनके अकाउंट में, लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट। अब सिक्स ट्रांजैक्शन देखें। सिक्स सिक्स ट्रांजैक्शन में भी सेम यही हो रहा है। सिक्स ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि हमने पैसे दिए, हमारे बैंक से पैसे कम हो गए, बैंक अकाउंट कम हो गया, एसेट कम हो गया, क्रेडिट। और दूसरी तरफ बैंक वाले कहेंगे शुक्र है लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट। सेम सेवेंथ एट नाइन में भी ऐसे ही होगा कि जब जब हमारे बैंक में पैसे बढ़ेंगे हम खुद को डेबिट करेंगे, और जब जब हमारे बैंक से पैसे कम होंगे तो हम खुद को क्रेडिट करेंगे। लेकिन बैंक वाले हमेशा अपोजिट साइड पे जाएंगे। तो इन शॉर्ट या समरी में कि हमारा एसेट, हमारे बैंक अकाउंट का बढ़ना बैंक वालों का लाइबिलिटी का बढ़ जाना होगा। तो आप कहेंगे हमारा एसेट, एसेट मींस जब जब हमारे बैंक में पैसे बढ़ेंगे हम खुद को डेबिट करेंगे, और बैंक वाले लाइबल फील करेंगे यानी बैंक वाले लाइबिलिटी क्रेडिट करेंगे, वो लाइबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। जब जब हमारे बैंक में पैसे कम होंगे चले जाएंगे हम खुद को क्रेडिट करेंगे, और दूसरी तरफ कॉलम के उस तरफ बैंक वाले खुद को लाइबिलिटी डेबिट कर देंगे कि शुक्र है जान छूटी, कर्जा थोड़ा कम हो गया, बोझ कम हो गया। यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें कि हम और बैंक बिल्कुल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। बैच 16 17 18 कोई मसला है तो फिर मुझे बता दें कि ये वाला पॉइंट दोबारा से बता दें, या अगर क्लियर है ये भी बता दें। ये बैच 18 वाले बॉयज, ये लड़कियां नहीं आई हुई क्या? बैच 16 17 18 की सिर्फ एक लड़की आंसर दे रही है, बाकी सब गायब है। अ, अच्छा बुशरा है क्लास में? ठीक है, कौन सा वाला बुशरा? रूल नंबर 1 जो पहले ऊपर करवाया हुआ है, ये बात कर रही हैं आप? जो अभी करवाया जो पहले करवाया था? अच्छा बुशरा से पूछे जहां इनको मसला हो ना। एक मैं वो कर रही हूँ, आप इसकी पिक्चर लेते जाएं। अच्छा ये जो हमने अभी लेजर बनाया है मैंने, ये तो कैश बुक है, बैंक बुक है, या बैंक का लेजर है। ये तो कंपनी का अकाउंटेंट बनाता है। अब मैंने आपको जब फ्राइडे वाले दिन डबल एंट्रीज करवाई थी, मैंने आपको दोनों अकाउंटेंट्स के पर्सपेक्टिव से कराई थी। एक कॉलम मैंने आपको लिखवाया था कि कंपनी का अकाउंटेंट क्या डबल एंट्री करता है, दूसरे कॉलम में मैंने आपको लिखवाया था कि जी बैंक का अकाउंटेंट क्या डबल एंट्री करता है। अब आपने ये बना लिया बैंक बुक, कैश बुक, ये आपको पता है कि ये कंपनी का अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है ये लेजर। अब दूसरी तरफ
मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट ये क्या करेगा? मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा सर हम लेजर नहीं बनाते। लेजर हमेशा जब भी कोई बनाएगा ना तो वो आपके पास कंपनी का अकाउंटेंट होगा। लेकिन जो मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट होगा वो अपने पास लेजर नहीं बनाएगा, बल्कि वो अपने पास बैंक स्टेटमेंट बनाएगा। चलिए अगर आप पहले ज़माने की बात करें तो हम कह सकते थे जी बैंक स्टेटमेंट बहुत कम लोगों को पता होती है, बैंक स्टेटमेंट क्या चीज़ है, क्या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आजकल तो आप इतने अवेयर हैं कि आपको एटलीस्ट ये पता है कि बैंक स्टेटमेंट क्या है। जैसे आपके पास आपके मोबाइल में ऐप होती है, ठीक है? तो आप मीज़ान बैंक या जिस बैंक का भी आपके पास होगा ऐप, अगर आप उस पे क्लिक करें तो वहाँ पर ऑप्शन होता है जी डाउनलोड द बैंक स्टेटमेंट। यानी बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपके अगर आप देखना चाहते हैं कि इस महीने, इस पूरे साल, इन 6 माह में कितने पैसे आपके अकाउंट में आए, कितने पैसे आपके अकाउंट में गए या किस-किस दिन गए या कितनी-कितनी अमाउंट के गए या किस-किस बंदे को आपने भेजे या उससे रिसीव किए। ये सारी की सारी डिटेल आपको बैंक स्टेटमेंट से मिलती है। अक्सर आप नहीं जाते कभी गाड़ी वगैरह लीज़ पे निकलवाने के लिए बैंक वालों के पास, तो बैंक वाले कहते हैं सर हमें 6 माह की या 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ताकि वो देख सकें कि आपकी इनकम कितनी है। तो उसी तरह बैंक स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि बैंक स्टेटमेंट में आपकी हर चीज़ की बैंक के अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, कि कितने पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, कब-कब आपने कितने पैसे विथड्रॉ किए, कब-कब कितने पैसे आपने डिपॉज़िट किए अपने अकाउंट में, किस-किस बंदे ने आपको किस-किस दिन, किस-किस टाइम कितनी अमाउंट भेजी या आपने कितनी भेजी, ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट में होती है। और बैंक स्टेटमेंट कंपनी का अकाउंटेंट प्रिपेयर नहीं करता। बैंक स्टेटमेंट जो है वो मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट या किसी भी बैंक का अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। अब बैंक स्टेटमेंट होती कैसे है? हर एक बैंक की डिफरेंट होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वैसे जो नॉर्मल होती है वो होती है 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स होते हैं। डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। ज़रा मुझे सबसे पहले ट्रांज़ैक्शंस बताएँ। जो मैंने आपको अभी सवाल करवाया है, उसमें पहले सवाल में है ब्रॉड डाउन बैलेंस। मैंने आपसे कहा था कि कंपनी का अकाउंटेंट और मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट दोनों अपोज़िट डायरेक्शन में चलेंगे। मैंने ब्रॉड डाउन जो 10,000 लिखा हुआ है, मुझे ये बताएँ मैंने किस साइड पे लिखा हुआ है? ब्रॉड डाउन, लेजर बनाते हुए। लेजर बनाते हुए मैंने ब्रॉड डाउन लिखा हुआ है डेबिट साइड पर, लेकिन कंपनी का अकाउंटेंट अपोजिट साइड पे चल रहा होता है। अगर हमने डेबिट किया तो बैंक खुद को क्रेडिट करेगा। उसने लिखा हुआ है 10,000। बैलेंस का मतलब है इसके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो कंपनी सॉरी मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा कि जी साल के पहले दिन इस बंदे के या इस कंपनी के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 10,000 और साथ लिख दें क्रेडिट। ये आपने सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। बीआरएस सॉरी बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए, क्योंकि मेरा ब्रॉड डाउन ऊपर देखेंगे ना स्टेप नंबर 1 में तो डेबिट साइड पर आ रहा था। तो बैंक जब कोई भी डॉक्यूमेंट या बैंक स्टेटमेंट बनाएगा तो वो अपोजिट साइड पे चलेगा। सेकंड ट्रांजैक्शन में मैंने किस साइड पे लिखा था 20,000 डेबिट साइड पर। मेरे अकाउंट में पैसे आए, मैंने खुद को डेबिट किया तो बैंक अपोजिट साइड पे चलेगा। बैंक कहेगा सॉरी सर सेल्स का रेफरेंस तो दे रहा हूँ लेकिन मैं डेबिट साइड पे नहीं लिख सकता, मैं तो कंपनी से अपोजिट चलता हूँ, मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 20,000। तो अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक कहता है इसके अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, मुझ पर क्रेडिट मींस लाइबिलिटी है। इसके अकाउंट में 20,000 रुपए आए, मुझ पर लाइबिलिटी बढ़ गई इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा। तो अगर आप ये देखें, ऑलरेडी बैंक कह रहा था मुझ पर 10,000 कर्जा है और 10,000 और 20,000 रुपए आ गए तो टोटल मिला के ये बन गए हैं 30,000 क्रेडिट। तो बैलेंस थर्ड कॉलम का मतलब होता है टोटल करके बताओ कितनी लायबिलिटी बनी तो 30,000। अब अगर आप तीसरी ट्रांजैक्शन देखें तो तीसरी ट्रांजैक्शन में कहता है अगेन आपने 5,000 रुपए लिए तो 5,000 रुपए आपका तो एसेट बढ़ गया लेकिन बैंक वालों की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो डेटर एक्स आपने तो डेबिट साइड पे लिखा है लेकिन बैंक स्टेटमेंट वाले मीज़ान बैंक वाले खुद को क्रेडिट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे 5,000 रुपए। तो अब अगर कोई आपसे पूछे सर अभी आप पर टोटल कितनी लाइबिलिटी है यानी बैंक वालों से मीज़ान बैंक से तो वो कहेगा 35,000 क्रेडिट। बैलेंस का मतलब है टोटल लाइबिलिटी बताओ। फोर्थ देखें, फोर्थ ट्रांजैक्शन पेड रेंट एक्सपेंस ऑफ 2,000 थ्रू चेक। अब यहाँ पर क्या हुआ फोर्थ ट्रांजैक्शन में, अगर आप पूरे स्टेप नंबर 1 पर जाएं जो आपने पिक्चर ली भी है,
तो स्टेप नंबर 1 में हमने लेजर बैंक बुक या कैश बुक बनाते हुए हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। तो बैंक वाले हमारे अपोजिट चलते हैं, तो बैंक वाले कहेंगे रेंट एक्सपेंस का रेफरेंस देकर हमारा क्रेडिट बैंक वालों का डेबिट हो जाएगा 2000। बता सकते हैं क्यों 2000? हमने तो खुद को क्रेडिट किया, बैंक वाले खुद को क्यों डेबिट कर रहे हैं? अली, क्यों हम कर रहे हैं, सॉरी, क्यों मिजान बैंक का अकाउंटेंट बैंक स्टेटमेंट में खुद को डेबिट कर रहे हैं रेंट एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन में? हालांकि कंपनी तो खुद को क्रेडिट कर रही है, तो बैंक खुद को क्यों कर रही है? हाँ, क्योंकि बैंक वालों की लाइबिलिटी कम हो गई है। हमारे अकाउंट से पैसे चले गए, बैंक वालों की लाइबिलिटी डिक्रीज, तो 2000 से डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब बताएं, अब आपके पास बैलेंस में मैं कितना लिखूंगी? 35,000 टोटल लाइबिलिटी थी, जिसमें से 2000 से लाइबिलिटी कम होगी बैंक वालों की। तो अब आप कहेंगे 33,000 लाइबिलिटी रह गई। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आएगा आपके पास फिफ्थ ट्रांजेक्शन। अगर आप फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखें, तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन में हम कर रहे थे परचेज नॉन करंट एसेट ऑफ 6000। हमने ऊपर स्टेप नंबर 1 कैश बुक बैंक बुक बनाते हुए, बैंक का लेजर बनाते हुए क्रेडिट साइड पे लिखा था। तो बैंक वाले अपोजिट साइड पे चलते हैं, वो कहेंगे नॉन करंट एसेट हमने खरीदा, तो हमारे अकाउंट से कंपनी कहेगी पैसे कम हो गए, वो क्रेडिट। और बैंक अपोजिट साइड पे चलती है, तो बैंक का डेबिट, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी अगेन कम हो जाएगी, जस्ट लाइक ट्रांजेक्शन नंबर 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6000 डेबिट। तो अब आप देखें, तो आपके पास कितनी रह गई है लाइबिलिटी? 33,000 तो टोटल थी, जिसमें से 6000 चले गए, तो 27,000 लाइबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, अब जरा सिक्स ट्रांजेक्शन देखें। सिक्स ट्रांजेक्शन में वो आपसे कहता है, सिक्स ट्रांजेक्शन में के पेड ₹1000 टू क्रेडिटर जी। आपने क्रेडिटर जी को चेक के थ्रू पेमेंट की, तो हमारे बैंक से पैसे कम हो गए। हमने तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 में कैश बुक बनाते हुए, लेकिन अब आपके पास बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए बैंक का अकाउंटेंट कहेगा कि क्रेडिटर जी का रेफरेंस देके कि शुक्र है इस बंदे के अकाउंट से पैसे चले गए, तो उनकी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होना, बैंक वालों का डेबिट हो जाएगा 1000 से। तो अब आपके पास बैंक वालों की लाइबिलिटी कितनी रह गई है? 26,000 क्रेडिट बैलेंस में। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 7। फहद है? फहद, फहद बताएं ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या करेंगे? आया हुआ है फहद? माशाल्लाह। हाँ जी, हिलाल बताएं ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या करेंगे हम? हमें 8,000 रुपए मिले। हमने तो स्टेप नंबर 1 कैश बुक बैंक के लेजर में डेबिट साइड पे लिखा था, तो बैंक स्टेटमेंट में बैंक वाले किस साइड पे लिखेंगे? ट्रांजैक्शन नंबर 7। हाँ जी, हमारे बैंक में पैसे आए, हमने खुद को डेबिट किया। हमारे बैंक में जब भी पैसे आएंगे, तो मिजान बैंक का अकाउंट खुद को लायबल फील करेगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी यानी क्रेडिट। तो वो लिखेगा इंटरेस्ट इनकम का रेफरेंस देकर 8,000 लाइबिलिटी बढ़ गई, तो क्रेडिट साइड पर। आप बताएं हिलाल कितना बनेगी टोटल लाइबिलिटी? ऑलरेडी 26,000 लाइबिलिटी थी बैंक पर, और 8,000 रुपए आ गए। 34,000 क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 8। ट्रांजैक्शन नंबर 8 में कहता है पेड, हमने पे किया इंटरेस्ट एक्सपेंस। हमारा पे करना, हमारे बैंक से पैसे चले गए, तो हम खुद को क्रेडिट करेंगे, बैंक अपोजिट साइड पे चलेगा, बैंक खुद को डेबिट कर देगा, क्योंकि
अब सही हुआ। बुशरा, आवाज आ रही है आपको? वो कनेक्शन के साथ वो कह रहे थे मसला, ये बच्ची कह रही थी। अच्छा सही है। अच्छा उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 9 लास्ट, वो आपसे कहता है रिसीव डिविडेंड ऑफ 20,000, डिविडेंड आपको मिला। आपने ऊपर स्टेप नंबर 1 में कैश बुक या बैंक का लेजर बनाते हुए आपने कहा था कि हमें पैसे मिले, तो डेबिट साइड पर बैंक अपोजिट साइड पे चलता है, सिंपल, तो बैंक क्रेडिट साइड पे लिखेगा क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई। डिविडेंड इनकम क्रेडिट साइड पर आएगा उनकी 20,000 से। तो अब बताएं बैलेंस कितना रह गया। अब बैंक क्या कह रहा है, आखिर में क्या क्लेम कर रहा है, जी हम पर कितनी लाइबिलिटी है, 50,000 क्रेडिट। क्या लग रहा है वैसे ये 50,000 किसी चीज से मैच कर रहे हैं? ये 50,000 अभी आपने शायद अभी ऊपर स्टेप नंबर 1 करते हुए भी देखा था। जब हम स्टेप नंबर 1 कर रहे थे तो स्टेप नंबर 1 में भी था। ये जो ऊपर मैंने भी स्टेप नंबर 1 करवाया था, बैंक बुक या बैंक का लेजर, तो उसमें कंपनी का अकाउंटेंट क्या कह रहा था, कि कंपनी का अकाउंटेंट कह रहा था कि मेरे बैंक में कितने पड़े हुए हैं पैसे। ये यहाँ पर क्या कह रहा है बैंक का, सॉरी कंपनी का अकाउंटेंट कह रहा है कि सर हमारे जो अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं इस टाइम वो पड़े हुए हैं कैरेट डाउन 50,000। ये कैरेट डाउन आया तो क्रेडिट साइड पर लेजर के, लेकिन इसकी नेचर क्या है, डेबिट है, यानी हमारा एसेट है, एसेट। अब कंपनी का अकाउंटेंट कह रहा है कि जी हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 50,000, हम खुश हो रहे हैं, लेकिन नीचे बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए कंपनी कह रही है, सॉरी बैंक अकाउंटेंट कह रहा है कि जी 50,000 रुपए इस बंदे के अकाउंट में पड़े हुए हैं, यानी बैंक वालों की ये लाइबिलिटी है। अगेन अगर आप कैरेट डाउन देखें तो कैरेट डाउन की नेचर जो है वो बैंक लेजर में डेबिट साइड की है, लेकिन अगर आप बैंक स्टेटमेंट देखें, इन जो बैंक बना रहा है बैंक का अकाउंटेंट, तो बैंक स्टेटमेंट में जो 50,000 है उसकी नेचर क्रेडिट है। तो यहां पर भी ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी एक तरफ मैं स्टेप नंबर 1 में लिख रही हूँ कि 50,000 डेबिट नेचर वाइज, जबकि बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले कह रहे हैं, बैंक का अकाउंटेंट कह रहा है कि नहीं जी 50,000 रुपए क्रेडिट। तो हमेशा ये चीज याद रखनी है आपने कि हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट, यानी हमेशा बैंक और जो कंपनी का अकाउंटेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। यहाँ तो कोई मसला है इस वाले क्वेश्चन में? मैं ऊपर कर देती हूँ, अगर आपने पिक्चर वाला लेनी है तो फिर वो कर लें। एक बार इसको अच्छे से समझ नहीं, बीआरएस बहुत आसान चैप्टर है। मुझे याद है जब ये बीआरएस था, हमारा कहते हैं जिस तरह आप लोग पीआरसी में, हमारे भी जी है एफए 1 में पहला पेपर था, तो यकीन जाने मुझे सबसे मुश्किल यही लगता था कि यार कितना मुश्किल पे ये चैप्टर है, समझ ही नहीं आती है। और माशाल्लाह से फिर हमें समझाने वाले भी ऊपर ही ऊपर करवा रहे होते थे। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखती थी ना, जब हमारे क्लास फेलोज होते, मैं कहती यार ये कितने खुश नसीब हैं कि इनको बीआरएस आता है, हमें नहीं आता। तो उसके बाद फिर ना मुझे मेरी एक फ्रेंड ने समझाया कि अच्छा ये इस तरह होता है, मैंने कहा अच्छा हाँ, फिर मुझे आइडिया हुआ, मैं यार ये तो बड़े मजे का चैप्टर है। लेकिन वही बात है ना कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे कि जो हमें एक एक चीज एक एक पॉइंट करवाएं। मुझे बीआरएस पूरी समझ ही नहीं आती थी कि कर क्या रहे हैं सर, समझ नहीं आ रही है। तो जब मेरी फ्रेंड ने आराम समझाया तो मुझे सब आइडिया हुआ कि अच्छा हाँ ये तो बड़े मजे का है। तो इसलिए कहते हैं ना हर चीज अच्छे से हो तो फिर बड़ा मजा आता है, और स्पेशली काउंटिंग बिल्कुल मैथ्स की तरह है। समझ आ गई तो बहुत मजा आता है, नहीं समझ आई तो फिर कुछ समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो बीआरएस वैसे आसान चैप्टर है अगर समझ आ जाए तो। सारी अकाउंटिंग वैसे आसान है, अगर समझ आ जाए, नहीं आई तो फिर मुश्किल ही है। अच्छा आपकी नई टी आई हुई है बुसरा,
तो कोई मसला हुआ करे आपको किसी एमसीक्यू वगैरह में, तो बुशरा से पूछा करें। माशा से ये बड़ी लाइक बच्ची है। ये मैं इसके सामने तारीफ नहीं करी, लेकिन मैंने अक्सर इसके पीछे भी की है कि माशा से इसने कैफ क्वालिफाई किया अभी सेटेम में, और सारे पेपर्स फर्स्ट सेटेम में क्लियर किए हैं। बंदी तेज है। तो और पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी भी लगती है, क्योंकि बड़ी ओबीडियंट भी है, और हमारी काफी अच्छी खासी लगती भी थी। FR1 मेरे साथ ही बुशरा, और FR2 में थी। तो माशाल्लाह से इसने बड़े स्मूथ चली गई है अपने कैफ में, बड़े आराम से इसने हर पेपर क्लियर किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो ऐसे बच्चे फिर अच्छे भी लगते हैं, जो ओबीडियंट भी होते हैं और पढ़ने वाले भी होते हैं और मेहनती भी होते हैं। बुशरा, ज्यादा तारीफ तो नहीं हो गई आपकी? अच्छा, मैं आपको ना एक सवाल सेंड कर रही हूँ। ये आपने घर में करना है, वैसे ट्राई करना है, शायद आप लोगों से हो जाए थोड़ा बहुत। मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ होमवर्क में, जरा उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा कि ये कैसे आपने करना है। थोड़ा बहुत मसला होगा आपको। अच्छा, उससे पहले ना ये सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ ताकि ये सवाल सॉल्व करते हुए आपको इशू ना हो। कैश बुक, जो अभी मैंने आपको करवाया कैश बुक, जो स्टेप नंबर 1 में। कैश बुक का मतलब होता है हमारे जो बैंक का लेजर है, उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस। अब यहाँ पर नॉर्मल एब नॉर्मल बैलेंस की बात होगी। मैं कर देती हूँ आपको बुशरा, ठीक है, ग्रुप में ऐड। अच्छा, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस, अभी आपने नॉर्मली जो कैश बुक पढ़ा, उससे पहले भी आपने बैंक का लेजर बनाए थे शुरू से बचपन से, आज भी आपने बनाया, तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस का मतलब होता है डेबिट यानी एसेट, यानी आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। और कोई आपसे पूछे कि बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस बताओ, बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल, आप खुद सोचें। आप और बैंक अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, तो ये आपका एसेट, लेकिन बैंक वालों की लाइबिलिटी। ये अपने पास नोट करें, ये जब मैं सवाल सेंड करूंगी ना, तो उसमें आपके पास ये चीज होगी कि कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस कोई, और ये आपके पास एमसीक्यूज में काफी स्टूडेंट्स का आईटीए में आ चुका है कि कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस बताओ। तो नॉर्मल बैलेंस कैश बुक का डेबिट होता है, यानी आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई बैंक वालों से पूछे कि सर आपका नॉर्मल बैलेंस क्या है, तो वो बोलेगा जो कैश बुक का नॉर्मल है वो हमारा अपोजिट हो जाएगा। यानी कैश बुक अगर डेबिट नॉर्मल है, तो फिर बैंक स्टेटमेंट वालों का जो नॉर्मल है वो क्रेडिट लाइबिलिटी होगी। क्योंकि नॉर्मल का मतलब कैश बुक में हुआ आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, और बैंक वाले कहेंगे जी कर आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, हम पर लाइबिलिटी है। अच्छा, एक ये तो नॉर्मल बैलेंस की बात हो गई है। एक होता है एब नॉर्मल बैलेंस। अगर कोई आपसे ये पूछे कि कैश बुक का एब नॉर्मल बैलेंस बताओ, एब नॉर्मल, तो बिल्कुल अपोजिट कर दें। कैश बुक का नॉर्मल अगर डेबिट है, तो कैश बुक का फिर हो जाएगा एब नॉर्मल क्रेडिट लाइबिलिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बैंक ओवर ड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको आइडिया है, जब मैं आपको स्टार्ट लेक्चर्स करवा रही थी, जब मैं आपको डिफिनेशंस करवा रही थी लाइबिलिटी एसेट्स की, तो उसमें एक पॉइंट आता था आपके पास, वहां पर था कि आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मींस लाइबिलिटी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपके बैंक में हमेशा पैसे पड़े हों। कभी कभी मैंने आपको जब बैंक ओवरड्राफ्ट की डिफिनेशन करवाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपको कोई चीज पसंद आ गई है 1 लाख की, और आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 70,000 के, या 80,000 के। अब आपको 20,000 रुपए की जरूरत है, आपको ना कोई आपका दोस्त दे रहा है, ना आपको कोई घर वाला दे रहा है ये कर्जा। तो फिर आखिर में आपके पास ऑप्शन बचता है बैंक। आप बैंक के पास जाकर तरले करते हैं कि सर प्लीज मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दे, मैं बैंक ओवरड्राफ्ट लेना चाहता हूँ। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है। अब खुद सोचें, अब आपने बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल की, तो यानी आपने लाइबिलिटी ले ली, लाइबिलिटी कर ली। तो आपकी लाइबिलिटी यानी क्रेडिट। तो जब भी आप बैंक से कर्जा लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे, तो फिर कैश बुक का एब नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा ये। और एब नॉर्मल बैलेंस मींस क्रेडिट। अब कैश बुक का मतलब हुआ कि आपने बैंक से कर्जा लिया, क्रेडिट।
तो अब मुझे ये बताएं, बैंक स्टेटमेंट का एब नॉर्मल क्या बन जाएगा? डेबिट, यानी एसेट। आपने पैसे देने हैं, आप पर तो लाइबिलिटी है, आप पर तो बोझ है, आप पर तो कर्जा है। लेकिन बैंक वालों ने तो पैसे रिसीव करने हैं, तो बैंक ने अगर पैसे रिसीव करने हैं तो इसका मतलब है कि वो अपना डेबिट, वो खुश होंगे कि जी हमें पैसे मिलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बैंक वालों ने पैसे रिसीव करने हैं। तो जब बैंक वालों ने पैसे रिसीव करने हैं तो बैंक क्या बन जाएगा? बैंक का एसेट बन जाएगा। इसीलिए नॉर्मल बैलेंस तो वही है जो आप हमेशा से करते आ रहे थे। लेकिन एब नॉर्मल में मसला ये होता है कि एब नॉर्मल बैलेंस का हमेशा मतलब होगा बीआरएस में, आपने बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल की है। तो आपने बैंक से कर्जा लिया, तो आपने बैंक से कर्जा लिया तो आपका कैश बुक का ये क्रेडिट बन जाएगा, लायबिलिटी। और बैंक वालों ने आपको कर्जा दिया, यानी उन्होंने आपसे कर्जा लेना है, तो बैंक वालों ने पैसे रिसीव करने हैं, तो बैंक का फिर एसेट बन जाएगा। प्लीज ये चार लाइनें अपने पास नोट करें, नॉर्मल और एब नॉर्मल बैलेंस की। ये इंपॉर्टेंट है, वो एमसीक्यूज में अक्सर वो थ्योरी में आपसे पूछता है कि बताओ कैश बुक का नॉर्मल क्या है, कैश बुक का एब नॉर्मल क्या है, बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल क्या है, बैंक स्टेटमेंट का एब नॉर्मल क्या है। अच्छा, दूसरी चीज, कल से प्लीज सारे जो है ना वो 10 बजे आ जाए। मैं ठीक 10 बजे जो है वो सर विकास लिंक सेंड कर देते हैं, तो मैं ठीक जो पहली क्लास है FR1 की वो मैं जल्दी कंप्लीट करवा के ना ठीक 10 बजे अभी क्लास में आ जाऊंगी, ताकि फिर बीच में फॉर एग्जांपल अगर 5-10 मिनट में कोई मसला आता है नेट वगैरह का, तो वो फिर उसमें कवर हो जाया करे, इतना इशू ना बना करें। अच्छा, अभी फिलहाल तक काफ़ी है। कल मैं आपको, बल्कि मैं आपको अभी फिलहाल वो एग्जांपल नहीं करवा सकती जो मैं आपसे कहती मैं होमवर्क में भेजूंगी, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो वो कल कवर होंगी। तो कल मैं आपको करवाऊंगी वो सवाल, लेकिन उस सवाल से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें करवाऊंगी जो आपने अगेन याद रखनी है। बीआरएस वाले चैप्टर में आपने सारी गेम डबल एंट्रीज की हैं, तो आपने डबल एंट्रीज याद रखनी है। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगी इसमें थ्योरी में, तो कल उस पे वो सवाल करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगी, बस उसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको परसों से इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स कराऊंगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी फ्राइडे वाले दिन कि बीआरएस पहले आपके FAR1 का पार्ट होता था, तो वो तकरीबन 15 नंबर का सवाल आता था। तो मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस पहले करवाऊंगी, मुश्किल वाले 2-3, ताकि वो जब आप मुश्किल वाले करें, जब आप दोबारा आई कैप की एमसीक्यूज पर आएंगे तो फिर आपको एमसीक्यूज बहुत इजी लगेंगे, वो आपको फिर मुश्किल नहीं लगेंगे। तो इंशाल्लाह फिर ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। वैसे माशाल्लाह से आप में से किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि जरा बैट एंड डाउटफुल रेड के एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भिजवा देना। फ्राइडे को आपने कहा ना, सैटरडे को आपने कहा ना, संडे को आपने कहा, मे भी एक बार कहा हो, या पता नहीं किसी बच्चे ने शायद कहा था एक ही बार। उसके बाद ना किसी ने सैटरडे को कहा ना संडे को कहा। तो ये चीज तो फिर आपने करनी है ना। शायद एक बच्चे ने कहा था मे बी फ्राइडे वाले दिन, ये क्या, अच्छा अली ने कहा था। अच्छा फिर शायद मे बी मैं उस टाइम शायद हॉस्पिटल में गई थी, कहाँ थी, तो इसलिए फिर मुझे भूल गया। लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया, मुझे फिर कल रात को याद आया, बल्कि शाम को, कि इन्होंने तो मुझे फिर कहा ही नहीं है। फिर मैंने कहा छोड़ो, अब क्या, शाम तो हो गई है। तो मैं आपको वो अभी भिजवा देती हूँ, बैट एंड डार्ट फुल डेट के एमसीक्यूज आज ही, उसे करें होमवर्क में। आज और कल करने की कोशिश करें, ताकि फिर मैं आपको फिर बीआरएस के क्वेश्चन होमवर्क में देना शुरू कर दूं। प्लीज वो 50 एमसीक्यूज करें। और मुझे ये बता दें कि आप में शायद कोई बच्चे पेपर्स भी दे रहे हैं नवंबर में, क्यूएम के और आईटीए के अलावा, आईटीए के अलावा जो दे रहे हैं, पता नहीं क्यूएम दे रहे हैं कि कौन सा दे रहे हैं, डब्ल्यूसीएस दे रहे हैं, वो आप फिर कब दे रहे हैं? आप दे रहे हैं, आप लोग बैच 18 और 17 वाले? इस महीने आपका पेपर है कोई क्यूएम वगैरह का, या कोई बीडब्ल्यूसीएस वगैरह का क्या?
माशाल्लाह हिलाल, आप तो 3 पेपर लेके बैठे हुए हैं। ये अली एहसन वगैरह आप लोगों के भी हैं? अच्छा, इको, बीडब्ल्यूसीएस और कुछ की हम भी दे रहे हैं। हम्म। तो फिर आप लोग वो जाएंगे छुट्टियां की क्या, कब से आपको क्या बोले, आपको सर से बात की आप लोगों ने? सबका पेपर, अच्छा सबके पेपर हैं। हाँ रीबा, आप लोगों का मैं पहले इनसे पूछ लूँ ना। नेक्स्ट वीक आप लोग ऑफ करेंगे? चले फिर तो सही है, ठीक है, इंशाल्लाह बीआरएस तो इंशाल्लाह इस वीक आराम से हो जाएगा। अभी तो बहुत टाइम है, आज तो मंडे है, तो बीआरएस तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चले फिर मैं आपको कल बाकी करवाती हूँ। ठीक 10 बजे फिर मैं वो कर दूंगी, बुशरा को मैसेज कर दूंगी, फिर बुशरा आगे वो संभाल लेगी उस चीज को। चलो जी, शुक्रिया। अब मैं ये एंड कर रही हूँ मीटिंग। अभी थोड़ा सा वेट करो। 11-15 क्लास है ना